हेलो स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के समक्ष क्लास ट्वेल्थ के यानी 12वीं के हिस्ट्री का दूसरा वीडियो यानी ये दूसरा चैप्टर है, प्राचीन भारत का दूसरा चैप्टर। एक ही वीडियो में मैंने बोला है कि प्रत्येक वीडियो में एक चैप्टर क्लियर करूंगा। आप लोग यदि 15 वीडियो देख लेते हैं तो इतिहास के 15वें चैप्टर कंप्लीट कर लिए, यानी कि इतिहास 3 भागों में बटा हुआ है। ट्वेल्थ में तीनों इतिहास के ऑब्जेक्टिव के प्रश्न आप लोगों के पास संग्रहित हो जाता है और इन्हीं प्रश्नों में से एग्जाम में देखने को मिलेगा बोर्ड में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को रिवीजन करिए और आप लोग क्या कर दीजिए कि अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को शेयर भी करिए और लाइक भी कर दीजिए। शेयर करने से फ़ायदा ये होगा कि और भी बहुत सारे विद्यार्थी जिनको दिक्कत होंगे वे अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे और अच्छे तरीक़ा से कम समय में ज़्यादा तैयारी कर पाएंगे। चलिए तो अब प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है क्षमेंद्र की रचना किसने की? तो क्षमेंद्र की रचना किसने की? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बृहत कथा मंजरी ने। बृहत कथा मंजरी क्षमेंद्र की कौन सी रचना है भाई? तो बृहत कथा मंजरी क्षमेंद्र की रचना है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है एंडिका किसकी रचना है? तो मेगास्थनीज की रचना है। एंडिका मेगास्थनीज की रचना है। चलिए उसके बाद है किस गुप्त शासक को लिच्छवी किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है गुप्त काल में हस्तरित सेना का प्रधान क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी महापिलुप्ती कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है 5वां नंबर, निम्नलिखित में से महिला संत कौन है? तो मीराबाई भी महिला संत है, अंडाल भी महिला संत है और कराईकल भी महिला संत है। ये तीनों महिला संत हैं। तीनों क्या हैं? महिला संत हैं। चलिए इसके बाद 6ठा नंबर प्रश्न, धम्म की शुरुआत किसने किया? तो ये अशोक सम्राट ने किया। धम्म की शुरुआत अशोक सम्राट ने किया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए इसके बाद 7वां नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? चलिए समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो इसका नाम है नेपोलियन। क्या नाम है भाई? नेपोलियन से समुद्रगुप्त की तुलना की जाती है। चलिए इसके बाद 8वां नंबर प्रश्न है मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो भाई ये तो चंद्रगुप्त मौर्य होगा। चलिए अगला प्रश्न है 9वां नंबर, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई? तो भाई श्रवणबेल गोला में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे? तो ये जैन धर्म को मानते थे। ठीक है। इसके बाद वाला प्रश्न है 11वां नंबर, मौर्य वंश का अंतिम राजा? तो ये बृहद्रथ था। बृहद्रथ यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। चलिए 12वां नंबर प्रश्न है मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो पन्य अध्यक्ष। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। चलिए एक और क्वेश्चन है यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन, मौर्यकालीन कलिंग राज कहाँ स्थित था? मौर्य काल में कलिंग राज्य कहाँ स्थित था भाई? तो इसका राइट आंसर अभी बता रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? उड़ीसा। इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। ठीक है। चलिए इसका प्राचीन नाम क्या है? कलिंग। 15 नंबर ऑप्शन, मौर्य प्रशासन में
मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, राजकीय कर संग्राहक। राजकीय कर संग्राहक मतलब कि राजकीय कर टैक्स वसूलने वाला। चलिए 16वां नंबर प्रश्न है, मौर्य काल में ब्राह्मदे क्या है? तो भूमिदान को मौर्य काल में ब्राह्मदे कहा जाता था। चलिए अब आ गए हम लोग 17वें नंबर प्रश्न की तरफ। 17वां नंबर प्रश्न, चलिए अब है 17वां नंबर प्रश्न, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? तो अशोक का व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म था। ठीक है, चलिए 18वां नंबर प्रश्न, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा? तो इनको सिंहल द्वीप भेजा। सिंहल द्वीप मतलब श्रीलंका भी होता है। चलिए आगे, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का शासक था। अशोक किस वंश का शासक था भाई? मौर्य वंश का शासक था। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक कौन से बौद्ध भिक्षुक के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया तो ये है उपगुप्त के प्रेरणा से प्रेरित होकर। अब चलिए 21वां नंबर प्रश्न है, राजगीर की नगरवधु का क्या नाम था? चलिए राजगीर के नगरवधु का क्या नाम था ये जानते हैं। तो राजगीर के नगरवधु का नाम शालवती था। राजगीर के नगरवधु का नाम क्या था? शालवती। चलिए इसके बाद 22वां नंबर प्रश्न, किसने लिखा वह सुकर्म है जिसे प्रजा दुखी तथा प्रसन्न हो? तो क्या है भाई? कौटिल्य इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? कौटिल्य इसका राइट आंसर होगा। चलो 23वां नंबर प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी भाई? तो तोसली थी। इसका राइट आंसर होगा तोसली। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 24वां नंबर प्रश्न, आर्यभट्ट कहाँ के निवासी थे? तो आर्यभट्ट यही बिहार यानी पटना के निवासी थे। आर्यभट्ट कहाँ के निवासी थे भाई? पटना के, जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया, दशमलव प्रणाली का आविष्कार किया। ये आर्यभट्ट कहाँ के थे? अपने पटना के थे। चलिए ठीक है, उसके बाद अब बताते हैं कि द्रविड़ नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? द्रविड़ नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? तो लौह युगीन कहा जाता है। कौन सा युग कहा जाता है? लौह युगीन कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं 26वां नंबर, भारत का प्राचीनतम जाति अभिलेख। भारत का प्राचीनतम जाति अभिलेख कौन है? तो बोगजा कोई का अभिलेख। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे, चलिए 21वां नंबर प्रश्न है कि राजगृह की नगरवधु, नहीं ये तो हो गया। चलिए 27 नंबर प्रश्न बता दिए हैं। 27 नंबर प्रश्न नहीं सॉरी,
मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? ये है इसका सवाल का जवाब। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या? सेल्यूकस निकेटर के साथ आया था। ठीक है, चलिए इसके बाद 28वां नंबर प्रश्न, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया? तो ये 13वीं अभिलेख में किया गया, 13वीं शिला अभिलेख में किया गया। चलो, चीनी यात्री फाहियान किस शासनकाल में भारत है? तो विक्रमादित्य के शासनकाल में, विक्रमादित्य के शासनकाल में। चलिए 30 नंबर प्रश्न, मेगास्थनीज किस भारतीय के शासन के दरबार में आया? तो किनके शासन के दरबार में आया भाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के दरबार में। चलिए इसके बाद किसी अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो आरण्य अभिलेख में। चलिए 32वां नंबर प्रश्न, बाणभट्ट की रचना कादम्बरी किस शासनकाल का वर्णन करता है? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल का वर्णन करता है। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं। चलिए 34वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित पंचतंत्र की रचना किसने की? विष्णु शर्मा ने किया। इसका राइट आंसर तो बिल्कुल सही होगा। चलिए आप लोग और बताइए। चलिए, तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताते हैं। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्णकाल माना जाता है? तो स्वर्णकाल गुप्त काल को माना जाता है। गुप्त काल क्या है? स्वर्णकाल है। गुप्त काल स्वर्णकाल को माना जाता है। चलिए इसके बाद है, चलिए तो अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का वर्णन है? तो 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है भाई। चलिए अब 38वां नंबर प्रश्न, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? 3री शताब्दी पूर्व में। अर्थशास्त्र की रचना 3री शताब्दी पूर्व में हुई। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र कौन थे? तो ह्वेनसांग थे। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र कौन थे? ह्वेनसांग। चलिए तो चलिए 40वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, किस गुप्त शासक को उनके सिक्कों पर बीना बजाते हुए देखा गया भाई? तो समुद्रगुप्त को। किनको भाई? समुद्रगुप्त को। अतः ऑप्शन सी सही होगा। चलिए, उत्तरी पश्चिम भारत से प्राप्त अशोक अभिलेखों में लिपि का उपयोग किया गया है। ऑप्शन ए में है खरोष्टी। तो यही इसका राइट जवाब होगा, खरोष्टी लिपि। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42वां नंबर प्रश्न, अशोक के कुल कितने अभिलेख तक प्राप्त हुए हैं?
बताइए अशोक के कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो अशोक के 14 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के 14 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं। अशोक द्वारा प्राचीन बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित किया गया? तो श्रीलंका में। ये कहाँ पे भाई? श्रीलंका में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 44वां नंबर प्रश्न। जीवक ने वैद की शिक्षा कहाँ से पाई? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय से। जीवक ने वैद की शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय से प्राप्त की। चलिए 46वां नंबर प्रश्न। जीवक की व्याख्या के रूप में कौन थे? चलिए तो इसका ऑप्शन होगा ऊपर। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वैद के रूप में। जीवक किस रूप में थे भाई? वैद के रूप में। चलिए आगे बताते हैं। अंगराज आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित है? अंगराज आधुनिक भारत के किस जिले में अवस्थित है? तो भागलपुर जिले में। कौन से जिले में भाई? भागलपुर जिले में। चलिए बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? तो हर्यक वंश से है। बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? हर्यक वंश से है। चलिए उसके बाद 49वां क्वेश्चन। जरासंध का सब संबंध किस राजा से है? तो बृहद्रथ से। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 50वां नंबर प्रश्न। तक्षशिला किस राज्य में स्थित है? तो तक्षशिला कंधार में स्थित है। तक्षशिला गंधार में स्थित है। चलिए 51वां नंबर प्रश्न। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा के साथ किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। किसके साथ किया भाई? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। चलिए 52वां नंबर प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है कि 52वां नंबर प्रश्न। अगला 52वां नंबर प्रश्न है। ये 52 नंबर, ठीक है। चलिए तो धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस अभिलेख में है? धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस अभिलेख में है? तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है 11वें अभिलेख में, ऑप्शन बी में है 12वें अभिलेख में, और ऑप्शन इसके बाद वाला इधर होगा नीचे, जरा देखते हैं, और उसके बाद 13वें अभिलेख में, और उसके बाद 14वें अभिलेख में। तो धर्म विजय की बात 13वें अभिलेख में, अशोक के 13वें अभिलेख में दिया गया था। चलिए अब बता रहे हैं इसके बाद 53वां नंबर प्रश्न। 53 नंबर प्रश्न आपके समक्ष। चलिए बताइए कालिदास किसके समकालीन थे? तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। चलिए इसके बाद वाला प्रश्न देखते हैं। चलिए अब है 54 नंबर प्रश्न। अब आ गया 54 नंबर प्रश्न। भारत का नेपोलियन। चलिए 54 नंबर प्रश्न। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 55 नंबर प्रश्न है। मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो मगध की प्राचीन राजधानी राजगिरी थी। राजगिरी यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर प्रश्न। मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था? तो मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था? तो यह है ऑप्शन सी हर्यक वंश। हर्यक वंश मगध का प्राचीनतम राजवंश था, प्राचीनतम राजवंश था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 57 नंबर।
57 नंबर प्रश्न, पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो उदयन ने। पाटलिपुत्र को सबसे पहले किस राजा ने अपनी राजधानी बनाई? तो उदयन है इसका नाम। चलिए 58 नंबर प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया? तो बताइए, तो ये किस नदी के संगम पर किया भाई? तो गंगा नदी भी मिलती है, सोन नदी भी मिलती है और पुनपुन नदी भी मिलती है। इन तीनों नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया, अतः इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न बताते हैं आप लोगों को। इसके बाद अगला प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न। 49वां नंबर प्रश्न है, एक मिनट, चलिए, रथ मूसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया? तो मगध में सबसे पहले किया गया, मगध में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 60 नंबर प्रश्न बताते हैं, ताम्रलिपि बंदरगाह अवस्थित है? तो इसका भी सी ऑप्शन राइट होगा, बंगाल में। चलिए इलाहाबाद प्रशासदी का लेखक कौन है? इलाहाबाद प्रशासदी का लेखक कौन है? तो ऑप्शन सी इसका भी राइट होगा, हरिसेन द्वारा लिखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब 62 नंबर प्रश्न, चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्था में अध्ययन करते थे? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में। किसमें थे भाई? चाणक्य कौन से भारत की संस्था में अध्ययन करते थे? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में। कौन से विश्वविद्यालय में? तक्षशिला विश्वविद्यालय में। चलिए 63 नंबर प्रश्न, प्राचीन भारत में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मगध में है, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शक संवत 64 नंबर प्रश्न, शक संवत की शुरुआत कब मानी जाती है? तो शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में मानी जाती है। शक संवत की शुरुआत कब मानी जाती है? 78 ईस्वी में। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, और ये शायद इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, 65 नंबर प्रश्न, विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु क्या है? तो विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु के बारे में आप लोगों को बताते हैं। नहीं, ये लास्ट प्रश्न नहीं है, और भी प्रश्न शायद नहीं, ये शायद लास्ट प्रश्न है। चलिए, तो विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु क्या है। विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु क्या है? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताइएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलता है किसी अगले वीडियो में। ये वीडियो एक चैप्टर पूरा इस वीडियो में समाहित है, तो इसे देखना नहीं भूलिए, स्किप नहीं कीजिए, बिल्कुल इसे कई बार रिवाइज करके एकदम अपना नंबर सुनिश्चित कर लीजिए। इसी में से, इस चैप्टर के जितने भी संभावित प्रश्न होंगे, इन्हीं में से आएगा, एकदम दावा के साथ कह रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।